स्क्रीन पर आ रही है इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड ये ब्रेकिंग है। जीडीपी ग्रोथ की रेंज जो है वो आ गई है। FY 27 में जीडीपी ग्रोथ करीब करीब 7% रह सकती है और जो ग्रोथ की रेंज है वो रखी गई है 6.8 टू 7.2% की। यानी इस रेंज में आपकी ग्रोथ जीडीपी की देखने को मिल सकती है। ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर निकल के आया है। FY 27 का जो डेटा है जीडीपी ग्रोथ का वो लेकर आए हैं आपके सामने। 7% की जीडीपी ग्रोथ रह सकती है। इस साल के लिए 7.3% की ग्रोथ का अनुमान है और अगले साल के लिए 7.2% की ग्रोथ का ये अनुमान FY 27 के लिए इकोनॉमिक सर्वे 2026 में निकल कर आया है। और भी डेटा धीरे धीरे आपकी स्क्रीन पर आने शुरू होंगे। जैसे जैसे ये डेटा आपकी स्क्रीन पर आएंगे हम आपको वहां तक लेकर जाएंगे और बताएंगे कि इकोनॉमिक सर्वे में और क्या क्या निकल कर आ रहा है जो आपको देखना चाहिए, जिन चीजों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल जीडीपी का ये आंकड़ा जो सबसे अहम आंकड़ा है, क्योंकि ग्रोथ को लेकर तमाम बातें हो रही हैं। ग्रोथ हमारी जो है वो तमाम इमर्जिंग मार्केट से हमारी ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है। जो ग्लोबल जीडीपी की ग्रोथ है वो 3.3% रहने का अनुमान है। उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो 7% की ग्रोथ का अनुमान एक अच्छी ग्रोथ का अनुमान कहा जाएगा, काफी मजबूत ग्रोथ का अनुमान कहा जाएगा। और ये बात लगातार तमाम ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज भी ये कह रहे हैं, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली हो, चाहे वो नोमुरा हो, सब ये कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 7.3%, 7% के ऊपर की ग्रोथ इंडिया की इकोनॉमी में देखने को मिलेगी। तो ये ग्रोथ का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, फिलहाल तो सरकार ने संसद में देश का इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है और पिछले एक साल में इकोनॉमी की तस्वीर क्या रही है, आगे एक साल में क्या कुछ भविष्य होगा, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, ये तमाम चीज़ें उसमें होती हैं। तो आंकड़े भी होते हैं, कुछ सिफारिशें होती हैं, कुछ सुझाव भी होते हैं। और इकोनॉमिक सर्वे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान भी जुड़ गए हैं। उनसे समझते हैं कि इन आंकड़ों को किस तरह से देखा जाए और सरकार की क्या सोच दिखाई दे रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अरुण सिंह, आगे बैंकिंग एनालिस्ट बीपी शर्मा भी जुड़ेंगे और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ जाएंगी पुनीता सिन्हा भी, उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अरुण जी, ये तो प्रोजेक्शन आने ही वाला था कि FY 26 के मुकाबले FY 27 जो होगा थोड़ा सा जीडीपी के लिहाज से थोड़ा वीक होगा। IMF ने भी जो अपना प्रोजेक्शन था उसको कट करके 6.4% किया था FY 27 के लिए, तो उससे तो बेहतर है। इकोनॉमिक सर्वे में जो तस्वीर निकल के आ रही है कि 6.8 से लेकर 7%, 7.2% की रेंज, अपर रेंज 7.2% की, आप इसे कैसे देख रहे हैं सर, और कितनी ये रियलिस्टिक लग रहा है आपको? देखिए, हमने भी जब प्रोजेक्शन किया था एक दो महीने पहले, तो हमने भी सोचा था 6.6, मैक्सिमम 6.6% हो सकता है। 6.8 से 7.2 जो रेंज है काफी बेहतर है, काफी अच्छा है। उसका बहुत सारा रीजन है। देखिए, अगर जो दिसंबर एंडिंग के हिसाब से क्वार्टर है, कुछ हमें ज्यादा दिख रहा है, वो जीडीपी डेटा ज्यादा है। दूसरी जो ग्रोथ फैक्टर निकल के आई है वो है EU और इंडिया का जो FTA ट्रेड डील साइन हुआ है। देखिए, वो कुछ हद तक 6 महीने, कुछ कुछ समय लग सकता है फाइनली डॉक्यूमेंट होने के लिए, उसके बाद में ट्रेड शुरू होगा। उसके वजह से क्या है, जो ऑप्टिमिज्म है एक्सपोर्टर कम्युनिटी में और जो लोकल डोमेस्टिक मार्केट में जो ऑप्टिमिज्म है वो बढ़ने की उम्मीद है। ये ऑप्टिमिज्म हमने भी देखा है, जिसे हम ग्लोबल ऑप्टिमिज्म इंडेक्स करते हैं, हमें वो लीडिंग इंडिकेटर होती है। जैसे इस क्वार्टर में लीडिंग इंडिकेटर हमें मिला है कि Q1 2026 जो जनवरी से मार्च का क्वार्टर है काफी बेहतर है, काफी अच्छा है, जो 2025 से रिवाइव होकर काफी अच्छा हो गया। एक वो लीडिंग इंडिकेटर आ गया। दूसरा, ये FTA ट्रेड डील साइन हो गया, उसकी वजह से थोड़ी सी ऑप्टिमिज्म और बढ़ गई है, जिसके वजह से जो 2 से 3 परसेंटेज पॉइंट का जो अपटिक मिला है गवर्नमेंट को फोरकास्ट में, वो उसमें ये दिखता है। दूसरी बात है, आई थिंक सर्विसेज सेक्टर पे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे काफी गहरा प्रभाव हो सकता है इसका। और हमारी उम्मीद है, अभी तो इकोनॉमिक सर्वे भी देखेंगे डिटेल क्या है, निकल के आता है, लेकिन जहां तक हमारा मानना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे एक अच्छा सा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ सकती है। ये नंबर काफी अच्छा है और हमें आई थिंक इसे मोमेंटम बरकरार रखना होगा आगे आने वालों सालों में, क्योंकि जियोपॉलिटिकली ग्लोबली काफी टेंशन है, तो हमें लोकल मार्केट को काफी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा और वो आई थिंक गवर्नमेंट कमिटेड है और वो हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं।
सही बात है सर कि लोकल मार्केट को सरकार को स्ट्रांग बनाना होगा, और हमने देखा भी कि पिछले साल में सरकार ने उस पर फोकस किया भी। रेगुलेटर्स की तरफ से, सरकार की तरफ से कई सारे ऐसे पॉलिसी डिसीजंस लिए गए जिससे कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाए। इन आंकड़ों को थोड़ा और समझते हैं, एक और व्यू लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बैंकिंग एनालिस्ट हैं बीपी शर्मा जी। शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीना स्वदेश पर। सर, इन आंकड़ों से आप क्या एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो अनुमान थे उससे बेहतर साइड पर FY27 के प्रोजेक्शन आए हैं इकोनॉमिक सर्वे में। क्या इसे ये माना जाए कि सरकार के पास मतलब कैपेक्स को बढ़ाने के लिए मतलब जो बजट में जो कैपेक्स का लोकेशन आएगा, कितना आपको अंदाजा है कि कितना सरकार बढ़ा सकती है? क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि सरकार थोड़ा फिस्कल कंसोलिडेशन पर फोकस करेगी। See, there are two things. So far the number is concerned. मैं हिंदी में बोलूं? जी सर, आप हिंदी में बोलिए। बिल्कुल। It is okay but not adequate for a country of our size, seeing our economic condition. Number two, capex expenditure, I don't think there will be much headway for the government to increase that, partly because our export has come down and they need to provide some incentive at least to textile and other exports, and that part will be additional burden on the budget. I don't see a scenario where the capex can go up substantially. कैपेक्स को लेकर ये राय बीपी शर्मा जी की। अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। ग्लोबल ग्रोथ के हिसाब से अगर देखें तो जहां तमाम ब्रोकरेज हाउसेज, तमाम जो दिग्गज जो ग्लोबल हाउसेज हैं, वो ये अनुमान जता रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ 3.3% के आसपास रहने वाली है। तो उसके मुकाबले अगर हम देखें तो 7% की ग्रोथ इस कंडीशन में, जियोपॉलिटिकल कंडीशन में काफी अच्छी मानी जाएगी। मुझे लगता है मार्केट को भी काफी पॉजिटिव रिएक्शन इस पे देना चाहिए। आपका क्या अनुमान है इसको लेकर? देखिए, आप जो बोले एकदम सही है। इसमें ग्लोबली 3.3% तो ब्रोकरिंग हाउसिंग है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन आई थिंक क्लोज टू 3% है। देखिए, अगर टैरिफ रिलेटेड कंसर्न है वो अभी भी बरकरार है। थोड़ा सा कंसर्न हुआ है, थोड़ा सा कंसर्न ईज हुआ है, लेकिन अभी भी बरकरार है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न, रशिया यूक्रेन देखेंगे अभी भी चला रहा है। जो वॉर लेवल क्लाइमेट बना हुआ है मिडल ईस्ट पे, बाकी कुछ अलग मार्केट पे, वो जियोपॉलिटिकल कंसर्न दो फैक्टर पे इम्पैक्ट करेगा। एक तो आपका सप्लाई चेन इम्पैक्ट होगा, और काफी अच्छी तरह से इम्पैक्ट हुआ है अगर आप देखेंगे तो, और काफी कंपनीज, काफी कंट्रीज में इसका असर दिखने को मिल रहा है। दूसरा, क्रूड ऑयल प्राइसेस पे देखिए, इसको जो रॉ मटेरियल है, खास करके हम जो इंपोर्ट करते हैं इंडिया और बाकी सब मार्केट को, जो उसका प्राइसेस काफी एलिवेटेड रहने की उम्मीद है। इसके मद्देनजर अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल इकोनॉमी 3 से 3.1% से ज्यादा नहीं है। उस कंपेयर में अगर हम जीडीपी इंडिया की देखेंगे तो 7% तो बहुत बढ़िया है। अगर हम हिस्टोरिकली भी देखेंगे, देखिए 9.2%, 6.5%, 7.4% इस साल का, फिर 7.2% और 7% जो भी है नेक्स्ट ईयर का एवरेज देखेंगे तो 7 से 8% का ग्रोथ है, और वर्ल्ड इकोनॉमी में लगभग 3% का ग्रोथ है। अगर ये ग्रोथ देखेंगे तो हमारा जो टैग था, अगर आप देखेंगे कुछ सालों से हम जो टैग बना रहे हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लैनेट, वो टैग हमने बरकरार रखा है। ये काफी बहुत ही अच्छी बात है। और इस फेज में जहां ग्लोबल इकोनॉमी आप नीचे जाते देख रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में कंसर्न है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न है, वॉर लेवल सिनारियो है, उसमें 7% ग्रोथ अचीव करना बहुत बड़ा अच्छा है। इसका रिएक्शन मुझे लगता है कि बहुत सारे फैक्टर्स पे होगा। सेक्टर ग्रोथ पे होगा, मार्केट पे ऑफकोर्स हो सकता है, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो हमारा रुपी थोड़ा डिफ्रिशिएट हुआ है, उस पर थोड़ा सा आरबीआई या गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है फिलहाल में। बट नेट आप अगर देखेंगे, जिस हिसाब से ट्रेड डील हम साइन किए, यूके से कुछ महीनों पहले हमने साइन किया था, अभी यूरोप से साइन कर दिया, आप देखिए कि 1/3 ऑफ द ग्लोबल जीडीपी बीइंग एड्रेस्ड विद दिस वन। इसके वजह से हमारा जो क्वांटम होगा ग्रोथ का, वो मैग्नीफाई होगा। एक्सपोर्टर लेड ग्रोथ
होने के काफी चांसेस हैं, काफी अच्छा है। और एक बार एक्सपोर्ट बढ़ा तो आपकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी काफी बढ़ सकती है। तो ये यहाँ से आई थिंक रिपल इफेक्ट काफी पॉजिटिव ही होगा और वो हमें एक दूसरे ग्रोथ फेज पे ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आई थिंक मार्केट क्या बाकी सब भी एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें दिखता है। अरुण जी, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे। बहुत ही मतलब डेटा देख के तो ऐसा लग रहा है कि सरकार काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है आगे के लिए, क्योंकि अभी हम करंट सिचुएशन देखें तो क्रूड ऑयल काफी ऊपर जा रहा है, $69 के भाव हो गए हैं, रुपये हम देख रहे हैं कि ऑल टाइम लो पर है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि सरकार आगे कहीं ना कहीं इस साल में, मतलब कमिंग ईयर में, यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और उसके चलते ही ये बड़े सॉलिड ग्रोथ के प्रोजेक्शन दिए हैं? आप कैसे एसेस कर रहे हैं इसको? देखिए, क्रूड ऑयल प्राइसेस हमने बहुत ही ज्यादा भी देखे हैं। कुछ अगर पैंडेमिक के पहले देखेंगे तो काफी 100 तक भी टच हुआ है। तो जिस हिसाब से है, मुझे नहीं लगता है कि इतना वरी करने की जरूरत है। हमारा जो ग्लोबल अरेंजमेंट है इन टर्म्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट और बाकी सब कुछ में, वो एक तरह से सिक्योर है। उसमें 1-2 साल तक तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया पे इंपोर्ट पे ऑयल प्राइसेस पे कुछ डरने की बात है, कुछ तकलीफ है। वो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट आई थिंक वो एक तरह से हम मान सकते हैं कि वो स्टडी है। दूसरा जो पॉजिटिव होने का मुझे जहां तक अनुमान है, जो गवर्नमेंट पॉजिटिव है, दूसरा हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ स्टोरी देखेंगे और उसका जो मल्टीप्लायर इंपैक्ट है, सबसे ज्यादा मल्टीप्लायर इंपैक्ट अगर सेक्टर में देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना ज्यादा पैसा है, पिछले कुछ बजट में आप देखेंगे जिस हिसाब से बढ़ रहा है, ये रिपल इफेक्ट इसका अभी तक आया नहीं और ये आने की उम्मीद है। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग जो फोकस है, अब थोड़ा सा अगर मैं ग्राउंड रियलिटी करूं, जब हम सर्वे करते हैं मार्केट में जाके, अब पूछते हैं लोगों को कि क्या चल रहा है, कैसे है, वो ऑप्टिमिज्म दिख रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑप्टिमिज्म इंडेक्स जो बनाया है, तो Q1 2026 का जो ऑप्टिमिज्म काफी बढ़ के आया है। तो इस गवर्नमेंट ही नहीं, जो कंपनी है जो लोकल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो उनका ऑप्टिमिज्म दिख रहा है। स्पेशली पिछले कुछ हफ्तों में, महीनों में हमने एमएसएमई के साथ में मिलके कुछ काम किया है और एमएसएमई का सर्वे किया है, उनसे भी जानने की कोशिश की क्या चल रहा है। ये ऑप्टिमिज्म वहां भी देखने को मिल रहा है। एक अगर आप देखेंगे, बहुत ही अच्छी बात है, टैरिफ डील तो साइन होना चाहिए, वो एक तरह से पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर टैरिफ डील नहीं भी हुआ, जब 50% का हमें हमारे ऊपर थ्रेट था, 25% का हमें टैरिफ थ्रेट था, और जहां वर्ल्ड इकोनॉमी क्रम्बल कर रही थी, वो एनवायरमेंट में भी हमने मोर देन 7% का ग्रोथ दिया है। आप अगर आप देखेंगे तो एकदम से जो वोलेटिलिटी थी टैरिफ रिलेटेड और ग्लोबल ऑप्टिमिज्म रिलेटेड, वो बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी थी। इनफैक्ट रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा था। उसके बावजूद भी 7% प्लस ग्रोथ दिया है हमने 2025-26 में। और फ्यूचर में तो वोलेटिलिटी रहने की उम्मीद काफी, क्योंकि हमने टैरिफ का जो प्रॉब्लम था कुछ हद तक निगेट कर दिया। अगर यूएस को हम छोड़ दें, बाकी तो सब हमने डाइवर्सिफाई कर दिया है ट्रेड डील साइन करके, और एक्सपोर्टर इंपोर्टर आगे बढ़ेंगे। एक डेटा मैं अगर आपको बोलूं तो कोट करना चाहता, हमारे डेटाबेस में दुनिया भर की कंपनी आती है इंक्वायरिंग करने के लिए, इंडियन कंपनी के साथ में डील करने के लिए, इंडियन कंपनी के साथ में बिजनेस करने के लिए। अगर आप 1 साल का डेटा देखेंगे तो यूरोपियन कंपनी जो हमारे डेटाबेस में इंक्वायर करते थे, वो अराउंड 8% कंपनी से, आउट ऑफ 100 सिर्फ 8% कंपनी जो रहती थी, यूरोपियन कंपनी हमारे डेटाबेस में इंक्वायरी करती थी, जो इंडियन कंपनी के साथ में डील करना चाहते हैं या कुछ धंधा करना चाहते हैं। वो नंबर टैरिफ का इश्यू होने के बाद आज देखेंगे वो नंबर 30% हो गया, जो यूरोपियन कंपनी डील साइन करना चाहती है, हम और धंधा करने चाहते हैं इंडियन कंपनी। लेकिन 8% से विद इन 1 ईयर, फ्रॉम 8% टू 30% ओवरऑल क्वांटम बढ़ा है, ग्लोबली बढ़ी, लेकिन यूरोपियन कंपनी का जो बढ़ा है इंक्वायरी बढ़ी, वो काफी ज्यादा है। ये इंक्वायरी और ये एफटीए डील रहने के बाद अगर देखेंगे, कोई भी ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। आई थिंक 7% और 7% आई थिंक मोटा मोटी मुझे लगता है FY27 का नंबर हो सकता है। कैपेक्स में इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे हमें लग रहा है होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी, तो वो है थोड़ा सपोर्ट है। आरबीआई का थोड़ा सपोर्ट लगेगा इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, और थोड़ा सा गवर्नमेंट का सपोर्ट हो सकता है बजट में कि क्या प्रोडक्टिव सेक्टर में जो है, वो प्रोडक्टिव सेक्टर में कितना पैसा डालते हैं, कितना मनी एलोकेट करते हैं, उस पर डिपेंड होगा। बट मुझे लगता है ओवरऑल ठीक है। क्रूड ऑयल प्राइसेस, आई थिंक गवर्नमेंट शुड बी एबल टू मैनेज दैट वन। डेटा आपने
आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा रखा ये कि एक साल में ये जो डेटा है यूरोपियन कंपनीज के इंक्वायरी का वो काफ़ी बढ़ा है, वो 30% के आसपास आ गया है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक और चीज़ आपने कही, मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ जो है वो रहने वाली है। और आज जब सुबह पीएम मोदी ने अपनी स्पीच दी संसद भवन के सामने, तब भी उन्होंने यही कहा कि अब यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए होने से हमारे पास ये मौका है कि हम 27 देशों को अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स के साथ इंप्रेस कर सकते हैं और एक अच्छा लॉन्ग टर्म रिलेशन बना सकते हैं। अब इसी चीज़ को लेते हुए मैं एक और हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, मनीष गुप्ता जाने माने इकोनॉमिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं उनके पास जाना चाहता हूं और उनसे ये समझना चाहता हूं कि जब बात अब मैन्युफैक्चरिंग लेड ग्रोथ की हो रही है, पीएम मोदी का फोकस भी उसकी तरफ है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे वक्त में क्या उम्मीद की जाए कि बजट में क्या सरकार कुछ ऐसे एक तरह से कहें कुछ ऐसे ऐलान कर सकती है जिससे मैन्युफैक्चरिंग को, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिले? क्या ऐसा कुछ हिंट दिया जा रहा है क्या? मनीष जी, आपकी आवाज मुझ तक आ नहीं रही है, शायद आप म्यूट पर हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो ट्रेड डील जिसे कहते हैं मास्टर ऑफ ऑल डील हुई है, ये आज हुई है, 2 दिन पहले हुई है? नहीं, इसका पूरा खाका 10 दिन 15 दिन पहले खींचा जा चुका होगा। साइनिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी होगी, फॉर्मेलिटी नहीं हुई होगी। तो उसके हिसाब से बजट 100% इस डील के रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। हम ये तय कर चुके हैं, इंडिया ये तय कर चुके हैं कि हम पूरे विश्व को, स्पेशली यूरोपियन यूनियन को एक मैसेज दे रहे हैं कि इंडिया चाइना +1 वाले मॉडल में है। यानी जहां चाइना है वहां हम सेकंड है, चाइना नहीं वहां हम फर्स्ट है। तो निश्चित रूप से मैन्युफैक्चरिंग की है, इस देश में मैन्युफैक्चरिंग की है और मैन्युफैक्चरिंग पर लगातार फोकस रहेगा। सरकार को बस इस बात की चिंता करनी है कि जो व्यापारी छोटे से बड़े डर के मारे नहीं बनना चाहते, अपना नंबर नहीं बनाना चाहते, जिसका टर्नओवर 9.5 करोड़ है, वो 10.5 पर नहीं जाना चाहता कि 10 करोड़ का बेंचमार्क पास नहीं करना या 100 करोड़ पास नहीं करना, कि कागजी कार्रवाई बढ़ जाएगी, फॉलो बढ़ जाएगा, हमें वहां से बचना है। इसलिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसके कई सारे क्राइटेरिया में काम करने की जरूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम करने की जरूरत है, सरकार इसका ध्यान रखेगी तो डेफिनेटली इस बार के बजट में मैन्युफैक्चरिंग को लेके कोई बड़ी राहत, कोई बड़ी स्कीम, कोई बड़ी योजना सामने आ सकती है। और मैं यहां पे ये भी बता दूं, जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, वो बात कर रहा है कि हम चाइना को पछाड़ कर आगे हैं, लेकिन ग्राउंड पे अभी जनता को वो फील नहीं आया है कि हम टॉप 3 इकोनॉमी है। वो फील हमारे साइज की वजह से है, पर ग्राउंड लेवल पे अभी वो काम नहीं है। तो उस पर काम करने की निश्चित रूप से भी जरूरत है। तो ये इफेक्ट जो है वो ग्राउंड पर भी पहुंचेगा धीरे धीरे। इसका असर जीएसटी कट के, जीएसटी रिफॉर्म्स का असर निश्चित तौर पे जो है वो ग्राउंड पर पहुंचा धीरे धीरे, और उसका असर हमें देखने को मिला इकोनॉमी के अंदर भी। चलिए एक काम करते हैं, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, ये अर्जेंट है ब्रेक लेना हमारे लिए, अदरवाइज हम रुकते और इस पर चर्चा करते। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और तमाम और चीजें निकल कर आएंगी सर्वे के दौरान, सर्वे के अंदर से, डॉक्यूमेंट से, उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो बजट से पहले आप इकोनॉमिक सर्वे को लेकर आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो। हमारे साथ हैं 3 मेहमान, डॉक्टर अरुण सिंह हैं, ग्लोबल चीफ इकोनॉमिस्ट हैं डन & ब्रैडस्ट्रीट के, बीपी शर्मा है, बैंकिंग एनालिस्ट हैं, और इकोनॉमिस्ट मनीष गुप्ता है, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। और सरकार ने जो FY27 के लिए जो ग्रोथ का प्रोजेक्शन दिया है वो काफ़ी सॉलिड नज़र आ रहा है। और सरकार का ये कहना भी है कि कई सारे ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं, कंजम्पशन को बूस्ट करने को लेकर कदम उठाए गए हैं, और जो भी चीज़ें अब तक निकल के आई हैं इकोनॉमिक सर्वे से वो इनकरेजिंग दिखाई दे रही हैं। ये भी है कि सरकार की कुछ PSU में हिस्सा बिक्री की भी योजना बन रही है। बीपी शर्मा जी, आपसे एक राय लेना चाहेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो बजट होगा, क्योंकि हमने पिछले साल देखा कि सरकार ने पॉलिसी के लेवल पर कई सारे फैसले लिए, और इस बजट में माना जा रहा है कि रिफॉर्म को लेकर सरकार कई सारे बड़े ऐलान कर सकती है। आपके हिसाब से वो रिफॉर्म मेजर्स क्या हो सकते हैं सर, जो यहां से इकोनॉमी को और स्टिमुलेट करेंगे? बेसिकली इन ए वेरी लाइटर वेन, इंडियन इकोनॉमी 3 चीज पर कंट्रोल था, इन्फ्लेशन था, फेड रेट, क्रूड प्राइस एंड रेनफॉल।
अभी इसमें एक फोर्थ फैक्टर आ गया है, टैरिफ। और वर्ल्ड वाइड देयर आर ह्यूज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और मुझे लगता है वहां से टैरिफ इशू रिजल्व हो जाए, जो कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन की जरूरत है, और मेरे ख्याल में सरकार इस पर काम कर रही होगी। टैरिफ वाला सिनेरियो अगर रिजल्व हो जाए तो इंडियन इकोनॉमी विल लुक मच ब्राइटर देन व्हाट जो हम अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। ये एक इशू है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट हमारा रुपये पर पड़ रहा है, इसका इम्पैक्ट हमारा ट्रेड सरप्लस पर पड़ रहा है। इनफैक्ट यूएस यूज्ड टू बी ट्रेड सरप्लस कंट्री, अब वो नेगेटिव में चला जा रहा है। चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। तो ये चैलेंजेस है, लेकिन जहां तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात है, ये बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। गवर्नमेंट राइट स्टेप ले रहा है, सर्विस सेक्टर भी ग्रोथ होगी, लेकिन ये दोनों सेक्टर का इवेंचुअल ग्रोथ पार्ट ऑफ दैट एक्सपोर्ट में तब्दील होना चाहिए। वो तब्दील तब होगा जब हमें टैरिफ इशू रिजॉल्व कर ले। ये हमारा एक पॉइंट है। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन जब तक ये नहीं है, हमारे ग्रोथ पर एक अनसर्टेनिटी रहेगी। ठीक है सर, ग्रोथ को लेकर अनसर्टेनिटी रहेगी। टैरिफ वाला मसला काफ़ी बड़ा है, देखते हैं कि चीज़ें कब तक जाके सेटल हो जाती हैं, स्पेशली अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील कब होती है। लेकिन एफआईज के लिहाज से भी सरकार, हम उम्मीद तो करेंगे कि सरकार कुछ ऐलान, कुछ ऐसे कदम उठाए जो एफआईज की भी निकासी चल रही है भारतीय बाजार से, वो थमे। अरुण जी, आपके हिसाब से क्या चीज़ें हो सकती हैं जो एफआईज को पसंद आएंगी बजट में? ये निकल के आ रहा है कि जो FY27 का जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट होगा जीडीपी का, वो 4.4% रहेगा। SBI की एक रिपोर्ट भी हाल फिलहाल आई थी, उन्होंने 4.2% बताया था कि ये रह सकता है फिस्कल डेफिसिट। आपके हिसाब से क्या फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने को लेकर सरकार गंभीर होगी? अगर ये गंभीर होती है तो फिर क्या दूसरे चैलेंजेस नहीं बढ़ जाएंगे खर्च के फ्रंट पर? देखिए, फिस्कल डेफिसिट की जो गंभीरता है तो काफी सालों से है, वो सरकार उस पर काम कर रही है। और अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुअली पैंडेमिक का जो एरा था तब से हमारा फिस्कल डेफिसिट काफी कम है। लेकिन अब अगर देखेंगे ग्रोथ इंड्यूस्ड कंट्रीज में, जहां पे हमें ग्रोथ की जरूरत है, आप एकदम से ज्यादा फिस्कल डेफिसिट को कर्टेल नहीं कर सकते। देखिए, एफआई फ्रंट पे, बाकी सब फ्रंट पे हमें एक सवरेन का जो ग्रोथ है, सवरेन का जो स्ट्रांगनेस है, वो दिखाने की जरूरत है, वो तो है। पर 4.4 4.3%, ये देखिए 4.2 से लेकर 4.4 तक का जो हमारा भी अनुमान है, सेम नंबर है, वो नंबर काफी हद तक कंट्रोल नंबर है, क्योंकि ग्रेजुअली फिस्कल डेफिसिट नीचे जाने की जरूरत है, ना कि अचानक में वो कर देंगे। अचानक करने के लिए आपके इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट होगा। और इस समय अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के देखेंगे तो अभी भी देखेंगे थोड़ा सा फ्रजाइल है। फ्रजाइल मैं बोलूंगा, देखिए ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी बनी हुई है। थोड़ा सा अगर एक इकोनॉमी आगे पीछे होती है तो वो थोड़े से कंट्रोल हो सकते हैं। वो सिनारियो में गवर्नमेंट को अपना इन्वेस्टमेंट बरकरार रखना पड़ेगा, उन्हें तो करते रहना पड़ेगा। देखिए, कुछ एफआई रिलेटेड जो इश्यूज है, चैलेंजेस है, वो सरकार को एक रिफॉर्म के तौर पे लेना पड़ेगा। जैसे आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्रोथ है वो तो आप कर सकते हैं, वो उस पर एक स्ट्रीमलाइन करिए, जिसे एक स्पीकर बोल रहे थे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देखिए वो करने की काफी जरूरत है। बहुत हद तक बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, अगर ग्राउंड में देखेंगे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, थोड़ा फर्दर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करिए। आपका जो इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसका रिपल इफेक्ट बहुत ज्यादा है, मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा है, वो आप बरकरार रखिए। उससे क्या होगा, आपका जो ग्रोथ पिक्चर है, जो आपकी छवि है इंटरनेशनल पिक्चर में, वो बरकरार रहेगी, वो एक सुधरेगी। कहाँ इंडिया इज ग्रोइंग, एंड नॉट जस्ट ग्रोइंग फ्रॉम द टॉप नंबर, ऑल्सो एट अ बॉटम लेवल, जो हमारे
मतलब एमएसएमई सेगमेंट और जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो भी ग्रो कर रहा है, तो उसका जरूरत है। इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्रोथ है, देखिए एआई रिलेटेड और ऑटोमेशन रिलेटेड, चाहे आप जीएसटी की ऑटोमेशन की बात करें, ई वे बिल की ऑटोमेशन बात करें, बाकी सब कुछ बात करें, सिस्टम ऑटोमेशन बात करें, एआई पे काफी फोकस है। आप हो सकता है कि इस पे अलोकेशन ज्यादा बढ़ जाए, सरकार इस बात के लिए काफी गंभीर है। तो ये एक ऑटोमेशन लेके, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को इन्वेस्टमेंट लेके, ये काफी हद तक इंप्रूवमेंट देख सकते हैं और एक हमारा छवि सुधारने में एक काफी हद तक काफी अच्छा काम कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल। एक सवाल मनीष जी मैं आपके पास लेकर आना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे में ये कहा है बेसिकली कि प्राइवेट निवेश में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में सुधार देखने को मिला है और ये अगले साल में और ज़्यादा सुधार देखने को मिलेगा। हमारे दर्शकों के लिए ये ज़रा बताइए कि ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इसका क्या असर होगा इस वक्त की इकोनॉमी की कंडीशन को देखते हुए, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए। अगर इसमें इंप्रूवमेंट होती है तो कैसा असर इकोनॉमी पर होगा? देखिए, इस बात को ऐसे समझिए कि इन्वेस्टमेंट से होता क्या है। जैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जैसे इंडिया के किसी कोई बड़ा इन्वेस्टर, बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा एचएनआई है, वो सपोज 1,000 करोड़ रुपया या 500 करोड़ रुपए एक किसी शहर में फैक्ट्री लगाता है और वहां इन्वेस्ट करता है, तो जाहिर है जब वो पैसा लगाएगा तो बैंकिंग चैनल के थ्रू वहां पैसा आएगा, जमीन खरीदी जाएगी, प्लांट लगेगा, फैक्ट्री लगेगी, एम्प्लॉयज ज्वाइन करेंगे, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मार्केट होगा, लॉजिस्टिक्स होगा। इन सब में हर व्यक्ति मनी का सर्कुलेशन वन हैंड टू अनदर करता चलेगा और ये 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 और हर एंड पर इनकम होगी हर व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति इनकम टैक्स देगा। हर व्यक्ति सामान को खरीदेगा, बेचेगा, सर्विस लेगा, सर्विस देगा, तो जीएसटी लगेगा। जीएसटी लगेगा तो जीएसटी सरकार के पास पहुंचेगा। तो पहली बात, सरकार को फायदा सीधे सरकार को रेवेन्यू, आम जनता को फायदा, वो एम्प्लॉय मिल रहे हैं, एम्प्लॉय को इनकम हो रही है, रोजगार बढ़ रहा है। तो जब रोजगार बढ़ता है तो वो अपने बच्चों में भी खर्च करेगा, स्कूल पे भी खर्च करेगा, बच्चों के स्टेशनरी पे भी खर्च होगा, गृहिणी घरेलू सामान लाएंगी, खाना पीना होगा, पूरे के पूरे सेक्टर में डेवलपमेंट होता है और हर जगह सेल परचेज, तो जिसे कहते हैं की है मनी सर्कुलेशन फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड इन मल्टीपल डायरेक्शन। तो अलग अलग तरफ पैसा जब बार बार घूमेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, कंजम्पशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, उसका पैसा आगे बढ़ेगा, तो रोजगार में वृद्धि होती है, सरकार की आय में वृद्धि होती है और सरकार उस पैसे को घुमा के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाती है, तो देश का और उस पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास होता है। तो सारी एजेंसी डेवलप होती हैं और ये सब जितनी फास्ट होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट उतना डबल फास्ट होगा। जैसे अगर एक आदमी वहां पर 1,000 करोड़ लगा रहा है और अगर वहां 3 आदमी 3,000 करोड़ रुपए लगा दें, 5 आदमी लगा दें, तो और जो विकास है वो 3 गुना नहीं 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि मनी का सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा। अगर आपको लगता है कि जैसे नोएडा में एयरपोर्ट बन रहा है या और वहां पे जो यमुना एक्सप्रेस वे है, वहां पे 50 फैक्ट्री लग गई, तो 50 फैक्ट्री लगने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि यमुना एक्सप्रेस वे ने जमीन बेच दी, पैसे आ गए, काम खत्म, नहीं। अब वो फैक्ट्री लगी, जैसे किसी एक नमकीन कंपनी ने वहां बहुत सारे नमकीन बनाने का बड़ा प्लांट सेटअप कर लिया, कम से कम 1,500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली, और वो 1,500 के अलावा कम से कम 1,000 एंसिलरी इंडस्ट्री होंगी जो छोटी छोटी चीजों की सप्लाई करेंगी। तो मनी सर्कुलेशन हर एंगल से, एम्प्लॉय से देखे तो एम्प्लॉय अपने घर, अपने रिश्तेदारों को, अपना खाना पीना, स्कूल है ना, आना जाना, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, कंपनी माल खरीदेगी तो आएगा, बेचेगी तो माल जाएगा, उसके अलावा उसके अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन चीजें हैं, मशीन लगेगी, रिपेयर होगी और उनकी एंसिलरी इंडस्ट्री बनेगी। तो ये मैनीफोल्ड विकास होता है और सरकारी से ज्यादा तेज ये विकास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में होता है, क्योंकि प्राइवेट सही बात है सर, होता है। हाँ, क्योंकि जो बिल्कुल, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, जो प्राइवेट केपेक्स है, वो भी हमने रिसेंटली पिकअप करते हुए देखा है। एक और चीज फोकस में है और काफी समय से चर्चा भी हो रही है कि क्या सरकार बैंकिंग सेक्टर में फर्दर रिफॉर्म्स के लिए तैयार है। शर्मा जी, आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए रहे हैं, आप वेटरन रहे हैं और ये चर्चाएं चल रही कि क्या सरकार बैंकिंग में कंसोलिडेशन करके, बैंकों के मर्जर करके ऑपरेशनल एफिशिएंसी लाने को लेकर क्या इस बजट में कुछ ऐलान करेगी। आपका सेंस क्या कहता है सर, कुछ ऐलान हम देखेंगे बजट में? कोई बड़ी लार्ज स्केल का कंसोलिडेशन नहीं होगा, छोटा मोटा होगा। बैंक कंसोलिडेशन में एक बहुत बड़ा इश्यू है आईटी।
जो सीबीएस है, इनका सॉफ्टवेयर का कंपेटेबिलिटी की जरूरत है। लास्ट टाइम जो बैंक्स की मर्जर हुई, बाई एंड लार्ज उसी क्राइटेरिया में हुई है और कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट हो गया है। 3-4 छोटे बैंक हैं और 1-2 बड़ा बैंक है, ये नहीं। लेकिन एक बात मैं जरा क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि 500 करोड़ का कोई फैक्ट्री लगाता है तो वो 500 करोड़ नहीं लाता है, चाहे देश के अंदर से प्रमोटर हो या बाहर के हो, तो 10 से 15% ही लाते हैं इक्विटी, बाकी सारे बैंक की डिपॉजिट ही जाता है। हम ये इंप्रेशन में ना रहे कि 1000 करोड़ का फैक्ट्री लगा तो बाहर से 1000 करोड़ इंडिया आ गई, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली बैंक का डिपॉजिट सब्सटेंशियली लेंडिंग होता है और उसी में फैक्ट्रीज बनते हैं। ठीक है शर्मा जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। अरुण जी आपका बहुत शुक्रिया और मनीष जी आपका बहुत शुक्रिया। आज हमारे लिए आपने समय निकाला और इकोनॉमिक सर्वे के जो डिटेल्स आए, जो फाइन प्रिंट्स आए हैं, उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो सरकार ने एक विजन दे दिया है, मतलब ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की अगुवाई में ये सर्वे तैयार किया जाता है और सरकार इसे मानने के लिए बाधित नहीं होती है, सिफारिशें होती हैं। हाँ, इन सुझावों पर गौर जरूर करती है सरकार, जो चीज़ें इकोनॉमी के स्ट्रेंथ को लेकर, इकोनॉमी के वीकनेसेस को लेकर जो पॉइंट होते हैं। अब देखते हैं कि बजट किस तरह का आता है और इस बार तो 3 दिन पहले ही इकोनॉमिक सर्वे आ गया। अमूमन होता ये है कि बजट से 1 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश होता है, लेकिन ग्रोथ को लेकर ऑप्टिमिज्म है। तमाम हेडविंड्स रहे हैं और इस साल में एक उम्मीद ये है कि भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो जाएगी और एक ग्रोथ को और यहाँ से स्पाइक कराने में मदद करेगी। तो FY27 को लेकर थोड़े से जो कॉशियस अप्रोच थे तमाम इकोनॉमिस्ट, ब्रोकिंग फर्म्स की तरफ से दिखाई दे रहे थे। इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ें साफ हुई हैं कि उतनी हम ग्रोथ शायद FY26 जैसी ना देखें, लेकिन एक बेहतर साल FY27 भी बना रहेगा। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे और विकास को आप दीजिए शो में इजाजत, लेकिन आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। नमस्कार। Presented by Canara Bank. Together we can. सपने सबके झक्कास होते हैं, पर बजट बोलता है आजा जमीन पे। EMI बोले ठीक है बॉस, या बोले भाई तू रहने दे। आईफोन लेगा क्या, या बोलेगा अगले साल पक्का। नई चमचम SUV या पुरानी गाड़ी का दिल से प्यार। गोवा का सस्ता शेक या मालदीव्स का सिर्फ रील वाला सपना। टपरी की कटिंग चाय या अंग्रेजी कोल्ड ब्रू का एटीट्यूड। और टैक्स, पैसा बचेगा क्या या टेंशन डबल। बॉस FM जो बोलेगा ना, पूरे देश को समझाएगा। ET नाउ स्वदेश। बजट 2000। आपका एक बार फिर से स्वागत है। इकोनॉमिक सर्वे पेश हो गया है सदन के अंदर और उसकी तमाम डिटेल्स पर हमने चर्चा की, लेकिन कुछ और बारीक डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स आपके पास हैं इकोनॉमिक सर्वे को लेकर, क्या महीन चीजें निकल कर आई हैं इसके अंदर? देखिए, वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए जो इकोनॉमिक सर्वे की डिटेल्स है, जो रिपोर्ट है, वो लोकसभा में सबमिट कर दिया है और इसके हिसाब से वित्त वर्ष 2027 में जो इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, जो GDP ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है, वो 6.8 to 7.2% का दर्शाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तमाम तरह की ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद जो इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ की रफ्तार है वो बनी रह सकती है। वन ऑफ द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी का जो टैग है इंडिया के पास, वो उसको हम आगे भी लगातार जारी रख सकते हैं और जो अनुमान है वो 6.8 to 7.2% का दिखाया गया है। इसके अलावा जो फोकस एरिया है इकोनॉमिक सर्वे में, जिस पर अगले वित्त वर्ष में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी और उसकी कुछ झलकियां हम 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी उसमें भी देख सकते हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ AI इकोसिस्टम जो कि इंडिया में, उसको काफ़ी तेज़ी से उस पर फोकस किया जा रहा है, उसमें और ज़्यादा मजबूती और सरकार को फोकस करने की ज़रूरत है उसके ग्रोथ के लिए। अर्बनाइजेशन पर फोकस होगा। एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर पर फोकस करने की सिफारिश की गई इकोनॉमिक सर्वे में।
एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उसको कैसे एड्रेस किया जाए, इस पर फोकस करने की बात की गई है। साथ ही साथ कैसे आयात पर से निर्भरता कम की जाए, जो डोमेस्टिक कैपेसिटी है उसको कैसे बिल्ड किया जाए, उसको कैसे बढ़ाई जाए, उस पर फोकस करने की सिफारिश की गई है। और इससे संबंधित घोषणाएं हम 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे उसमें भी देख सकते हैं। साथ ही साथ जो स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस है, खासकर जो इस वक्त चैलेंजेस ग्लोबल एक्सटर्नल सेक्टर से आ रहे हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जाए, इससे संबंधित फैसले लेने की सिफारिश की गई है। इकोनॉमिक सर्वे में इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर देने की बात की गई है। और साथ ही साथ इंडस्ट्री की नई तस्वीर, यानी कि इंडस्ट्रीज नेक्स्ट लीप क्या हो, इंडस्ट्री की नई तस्वीर क्या हो, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कैसे हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े, उसको लेकर तमाम तरह के कदम उठाने की सिफारिश की गई है। और उसकी झलकियां हम 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे उसमें देख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हालांकि ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो एक्सटर्नल चैलेंजेज है उसमें वो जारी रह सकता है और उसका असर इंडियन इकोनॉमी पे पड़ेगा। लेकिन अगर तमाम जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं, जहां पर हमने कंजम्पशन में तेज़ी देखी है जीएसटी कटौती की वजह से, डोमेस्टिक डिमांड में तेज़ी बनी हुई है और जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी की रफ्तार है उसमें कमी नहीं आई है। हमारा जो फंडामेंटल है, माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये तमाम तरह की ऑब्जर्वेशंस और सिफारिशें इकोनॉमिक सर्वे में हमने देखे हैं, जो इंडियन इकोनॉमी की एक बेहतर तस्वीर पेश कर रही है। और साथ ही साथ इस बात को लेकर भी संकेत दे रही है कि आगामी बजट में, यानी कि जब वित्त मंत्री 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी, उसकी तस्वीर किस तरीके से हो सकती है और किस किस तरह की घोषणाएं वित्त मंत्री कर सकती हैं, उसकी झलकियां हम इकोनॉमिक सर्वे में देख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आई, वो सारी चीज़ें प्रकाश ने आपके सामने रखी। प्रकाश, एक सवाल आपसे इसलिए भी क्योंकि आप 1 दशक से ज़्यादा समय से बजट को कवर कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं, उसके बाद फिर बजट को देखते हैं। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे को देखने के बाद आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में सबसे बड़ा फोकस किन जगहों पर रहने वाला है, किन पर्टिकुलर चीज़ों पे? अगर पिछले बार की बजट की बात करें तो पीएम मोदी ने साफ कहा था कि हमारा बजट जो है वो महिलाओं, युवाओं, गरीबों के ऊपर फोकस रहने वाला है। इस बार के बजट को देखा जाए तो क्या टोन एंड टेनर, क्या फील मिल रही है आपको, क्योंकि आपका लंबा एक्सपीरियंस है, बताइए कुछ। ये काफ़ी बढ़िया सवाल है। और इस बजट को अगर आप देखें, और हमने अपने दर्शकों को पहले भी इस बात की जानकारी दी है कि इस बार का जो बजट होगा वो कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस होगा। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ हैं, अनिश्चितता का दौर है, उसमें इंडियन इकोनॉमी को कैसे मजबूत किया जाए, हमारी ग्रोथ की रफ्तार कैसे बनी रहे, और क्या क्या चैलेंजेज हमें एक्सटर्नल सेक्टर से देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर बैकअप प्लान क्या हो, इसी के ऊपर फोकस रह सकता है। लिहाजा डोमेस्टिक कैपेसिटी को बढ़ाना, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, उससे संबंधित टैक्स से रिलेटेड रियायतें इंडस्ट्री को देना, ये फैसले रह सकते हैं। हमारी रेजिलियंस इन शॉक से, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारी रेजिलियंस बढ़े, उसको ध्यान में रखते हुए कैसे हम इंपोर्ट से निर्भरता कम करें, डोमेस्टिक कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो, इंडस्ट्री को क्या क्या रियायतें दी जा सकती हैं, ये फोकस रहेगा आम तौर पे। साथ ही साथ ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, क्योंकि आपके पास अगर टैरिफ रिलेटेड डिसरप्शंस हैं, एक्सपोर्ट से रिलेटेड चैलेंजेस हैं जो कि हम देख रहे हैं, ऐसे में इंडियन इंडस्ट्री, खासकर एक्सपोर्टर्स को अपने एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करने में दिक्कतें आ रही हैं। लिहाजा डाइवर्सिफिकेशन के प्रोसेस में सरकार किस तरह का हैंड होल्डिंग इंडस्ट्री को कर सकती है, उससे संबंधित फैसले हम देख सकते हैं। और उसमें एक बड़ा कदम कस्टम संबंधित रिफॉर्म्स होंगे, जिसको कि नेक्स्ट जनरेशन कस्टम रिफॉर्म्स कहा जा रहा है, जिसमें क्लियरेंस से संबंधित, सप्लाई से संबंधित, फैसिलिटेशन से संबंधित, सर्टिफिकेशन से संबंधित जो फैसले हैं वो किए जाएंगे, और जो मौजूदा रूल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई किया जाएगा। इसके अलावा जो ओवरसीज़ मिशंस हैं, जहां पर हम कैसे एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, कौन कौन से नए मार्केट्स हो सकते हैं, इंडस्ट्री को किस किस तरह के असिस्टेंस की ज़रूरत है, इससे संबंधित भी घोषणाएं हम देख सकते हैं आगामी बजट में। तो जाहिर तौर पे ये बजट भारत को ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक इम्पॉर्टेंट कदम हो सकता है। इस मौके का इस्तेमाल वित्त मंत्री कर सकती हैं, और साथ ही साथ जो मौजूदा चुनौतियां हैं उसका इस्तेमाल अवसर के तौर पर कैसे किया जाए। हमारी जो निर्भरता है इंपोर्ट के मामले में किसी एक देश पर ना हो, एक्सपोर्ट के मामले में किसी एक देश या एक रीजन के ऊपर ना हो, इस बिंदु को फोकस करते हुए तमाम तरह की घोषणाएं हम आगामी बजट में देख सकते हैं।
बहुत शुक्रिया प्रकाश, आपने बहुत डिटेल में बताया कि क्या बजट में एक्सपेक्टेड है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट निकल कर आई हैं, किन आंकड़ों पर हमें नजर रखनी चाहिए और सरकार कौन कौन से ऐलानों पर इस बार फोकस कर सकती है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये सारी चीजें बताने के लिए। अब दर्शकों को मैं जाते जाते शो को खत्म करते करते एक आंकड़ा बताना चाहता हूं जो इकोनॉमिक सर्वे से ही निकल कर आया है कि अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये तब का समय है जब टैरिफ का इंपैक्ट हमारे ऊपर था, यूएस के टैरिफ्स लगे हुए थे। उस दौरान हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो 2.5% बढ़ा है, घटा नहीं है, बढ़ा है। और जो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट है वो 6.5% बढ़ा है तमाम टैरिफ के इंपैक्ट के बावजूद। अब इसके साथ सरकार ये कह रही है कि यूएस के साथ जो डील है, हमारी ट्रेड डील है, वो जल्द से जल्द हो सकती है, इसी साल के अंदर हो सकती है। तो आपको बस अब ये अंदाजा लगाना है, जब हम ब्रेक पर जाएंगे तो आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर इस आंकड़े के साथ ट्रेड डील हो जाती है तो फिर हमारी जो ग्रोथ है, जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ है या सर्विसेज की ग्रोथ है, मर्चेंडाइज के अलावा जो सर्विसेज की ग्रोथ है, वो कहां तक जा सकती है। आप इसका अंदाजा लगाइए और जुड़े रहिए 18 हाउस सुरेश के साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।